हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगी कि जब हम बात करते हैं कि हमारा रिजल्ट 3 कैटेगरीज में आने वाला है तो सिलेक्शन क्राइटेरिया डिसाइड होगा कैसे। आखिर जेआरएफ है, नेट है, पीएचडी है, किस तरीके से कितने बच्चों को जेआरएफ मिलने वाला है, कितने बच्चों को नेट मिलेगा और कितने बच्चों को पीएचडी में एडमिशन लेने का मौका मिलेगा इस एग्जामिनेशन की वजह से, वो चीज़ें हमें यहाँ पे डिसाइड करनी है। ओवरऑल हमें पता है कि 6% नेट का रिजल्ट जाता है और उसमें से जो टॉप 6% होते हैं, 6% का भी 6%, लगभग 1% के करीब जो है वो जेआरएफ का रिजल्ट जाता है। व्हाट अबाउट पीएचडी? और अगर जो बच्चे नेट के लिए एलिजिबल हैं, जेआरएफ के लिए एलिजिबल हैं, तो नेट वाले बच्चे भी कर सकते हैं, पीएचडी में एनरोलमेंट ले सकते हैं ऑब्वियसली बिना स्टाइपेंड के, जेआरएफ वाले भी विद स्टाइपेंड। तो ये जो पीएचडी कैटेगरी है, इनका क्या बेनिफिट होगा और इनको क्या एक्चुअल में कुछ बेनिफिट मिल भी पाएगा, वो सारी चीजें जो हैं उसको डिस्कस करते हुए हम चलने वाले हैं। और अगर आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो तो लेट मी टेल यू, माय नेम इज आयुषी। आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ, तो आप फॉलो कर सकते हैं। कॉमर्स के लिए रेगुलर सेशंस आपके लिए चल रहे हैं। पेपर 1 में डीआई मैथ्स करवाती हूँ, तो आप लोग जो है सुबह 9 बजे पेपर 1 के लिए एंड शाम को 7 बजे कॉमर्स स्पॉटलाइट चैनल पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके लिए सभी क्लासेस वहीं पे हो रही हैं। और ना केवल यूजीसी नेट के साथ साथ सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी की पीजीटी लेवल की तैयारी आपको करवाई जाती है, सो दैट वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए बन सके। तो इसीलिए चैनल ही बिल्कुल आपके लिए कॉमर्स स्पॉटलाइट अलग से बना दिया गया है कॉमर्स की तैयारी के लिए। क्लासेस की पीडीएफ वगैरह भी आपको सब मिल जाती है। अभी जो है बात करते हैं हमारी मेन मुद्दे की। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो है पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन में से मैंने यहाँ पे जो है आपके लिए एक कटिंग लगाई है, एक पेज का स्क्रीनशॉट लिया है और इसमें एनटीए के बारे में, यूजीसी के बारे में बताया गया है, जो कि बहुत अच्छी बॉडीज हैं जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती हैं हमारा यूजीसी नेट। और यूजीसी नेट की अगर हम बात करें तो जून 2024 के लिए इस बार जो है कुछ बदलाव देखने को मिले कि 3 कैटेगरीज हमारे पास हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। तो अभी मैं आपको यहाँ पे बता ही रही थी कि हमारे पास अगर यहाँ पे कैटेगरीज हैं और जेआरएफ जो है वो तीनों में ही एलिजिबल है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी, पीएचडी में भी। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप हो तो आप पीएचडी के लिए भी एलिजिबल हो। पर यहाँ पे एक चीज है कि जो बेचारे सिर्फ पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं, कैटेगरी 3 वाले, वो असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ के लिए नहीं जा सकते। तो इनका क्या ही बेनिफिट होगा अगर आप जेआरएफ और नेट वालों को अलाउ कर रहे हो। तो एक चीज यहाँ पे हम समझते हुए चलेंगे, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे नीचे थोड़ा सा अगर हम देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई देगी कि जब हमारा पेपर जो है मल्टीपल शिफ्ट्स में आता है तो रिजल्ट परसेंटाइल में आता है। इन्होंने बोला कि रिजल्ट परसेंटाइल में भी आएगा, जिनका मल्टीपल शिफ्ट होगा ऑब्वियसली नॉर्मलाइजेशन होगी, बट आपको मार्क्स भी बताए जाएंगे। अगर आप चाहते हो पीएचडी में एडमिशन लेना तो उसके लिए आपके मार्क्स की वेटेज रहेगी नेट और पीएचडी कैटेगरी में यहाँ पे 70% वेटेज। तो यहाँ पे 70% वेटेज जो है वो रहेगी जिनका नेट क्लियर होगा और बाकी 30% वेटेज रहेगी इंटरव्यू की। और जो जेआरएफ वाले कैंडिडेट्स हैं वो इंटरव्यू में डायरेक्टली चले जाएंगे, उनका 70% नहीं, पूरा का पूरा 100% इंटरव्यू बेसिस पे ही रहने वाला है। तो अब ध्यान से समझना कि सिलेक्शन क्राइटेरिया किस तरीके से चलने वाला है। जेआरएफ कैटेगरी वाले जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे अपना सिलेक्शन लेंगे। इंटरव्यू तो फाइट करना पड़ेगा, यस। असिस्टेंट प्रोफेसर या आप सेकंड कैटेगरी बोल लो या आप पीएचडी थर्ड कैटेगरी बोल लो, ये जो लोग हैं इनके नेट से 70% मार्क्स आने वाले हैं, इंटरव्यू से इनके 30% मार्क्स आने वाले हैं। मैम अगर यहाँ पे जेआरएफ वालों को सिर्फ इंटरव्यू दिया जा रहा है तो इसका मतलब उनको तो कोई बेनिफिट नहीं मिला जेआरएफ का। उनको ये बेनिफिट मिला कि यहाँ पे उनको जो है एक तो एपीआई स्कोर में बेनिफिट होगा, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस, 2 से 3 नंबर का। दूसरी चीज यहाँ पे क्या होने वाली है कि आपको सीधा सीधा इंटरव्यू में बिठाया जा रहा है, मतलब आप इन 2 कैटेगरी से ऊपर ही हो, डायरेक्टली इंटरव्यू में फाइट करोगे। आपको जो है यहाँ पे फाइट नहीं करना कि मेरे 70% मार्क्स में मेरे मार्क्स ज्यादा बन रहे हैं या नहीं। और यहाँ पे अगर मैम ये जो नेट वाले हैं उन्हीं को ही सारी वेटेज दे देंगे तो पीएचडी स्कोर का मतलब क्या हुआ? इससे बढ़िया तो ऐसा था कि आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवा लेते।
तो यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्व करना, और ये कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पे जब ये 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं, तो जिस तरीके से पहले सीट्स रिजर्व होती थी जब आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू एंट्रीज लेते थे, उतनी ही रिजर्वेशन जो है वो अभी भी मिलने वाली है उन कैंडिडेट्स को जो पीएचडी कैटेगरी में आने वाले हैं। तो ये चीज में मत कंफ्यूज हो जाओ कि नेट वालों को ही ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, ऐसा नहीं है। क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, और वो ये है कि जिस तरीके से पहले जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ करता था अलग से, उसके थ्रू बच्चे फाइट करते थे, तो तब भी नेट वाले तो थे ही, जेआरएफ वाले तो थे ही, अभी भी वही चीज है। बट एक चीज यहाँ पे जो है एनटीए ने की है वो ये है कि अब अलग से रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट यानी कि आरईटी की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल फाइट कर सकते हो, आपके लिए जो सीट्स हैं वो रिजर्व होंगी कि इतने बच्चों को हम पीएचडी स्कोर के अगेंस्ट लेंगे, इतने बच्चों को जेआरएफ के लिए लेंगे, और इतने बच्चों को जो है हम नेट से लेंगे। तो वो चीज ऑलरेडी क्राइटेरिया डिसाइडेड है, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। बट हाँ, यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो मार्क्स हैं वो हमारे यहाँ पे कम रहने वाले हैं, तो इंटरव्यू में मुझे ज्यादा फाइट करनी पड़ेगी टू गेट द सिलेक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो है मेरे को सिलेक्ट ऐसे तो कर लिया जाएगा कि आप इतने बच्चे अलाउड हो, अगर आप जो है पीएचडी स्कोर से जा रहे हो इतने अलाउड हो नेट से और इतने जेआरएफ से। बट एक्चुअल फाइट ना वो इंटरव्यू में रहने वाली है, क्योंकि अगर आप अपना टॉपिक बहुत सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाए, इंटरव्यूअर को ये आश्वासन नहीं दिलवा पाए कि आपने बहुत मेहनत की और आप बहुत ज्यादा इस टॉपिक पे, जो टॉपिक आप लेके जाओगे उस पर मेहनत करना चाहते हो और उसके बारे में पढ़ के आए हो, तो चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती हैं। एंड ऑब्वियसली फिर जो दूसरी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ज्यादा चांस मिल जाएंगे, और उनमें से जो बच्चे हैं वो ज्यादा सिलेक्शन ले लेंगे एज कम्पेयर टू दोज जो पीएचडी से निकले हैं। तो ये तो फाइट जो है वो हमेशा से ही रहती है, इंटरव्यू की फाइट, और वही सेम चीज अब भी रहने वाली है। ठीक है, तो वाइवा में आपका 30% और जो आपका नेट का वेटेज है वो 70% रहेगा, साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और यूनिवर्सिटी जो है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है, वो अपना 30% वेटेज जो इंटरव्यू को दे रही है वो अपने अकॉर्डिंग इंटरव्यू को कंडक्ट करवाएंगे। एंड इंटरव्यू में आपकी क्या परफॉर्मेंस रहती है उसके बेसिस पे आपका टोटल स्कोर बनेगा। अब मान लो किसी ने नेट क्वालिफाई किया, आपके मार्क्स आए लेट अस सपोज 180 और आपका नेट क्लियर हो गया, आपके मार्क्स आए 170 और आपका सिर्फ पीएचडी में एडमिशन हुआ, मतलब पीएचडी यानी थर्ड कैटेगरी में आप क्वालिफाई किए। अब दोनों का 70% लिया जाएगा, 180 का भी और 170 का भी। अब उसके बाद जो 30% है वो बात किसकी है, वो तो इंटरव्यू की बात है। अब उसमें से अब यहाँ पे हम 70% कैसे ले रहे हैं कि आप यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 180 का 70% लिया जाएगा। बेसिकली एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, मान लो हमारा टोटल जो है वो 100% है, तो 100% में से 70 जो है वो हमारे नेट के और हमारे जो पीएचडी का स्कोर है उसके मार्क्स होंगे, 30% जो है यानी कि 30 मार्क्स जो है वो हमारे इंटरव्यू के होंगे। तो अब यहाँ पे जो है मेरे लिए जो टोटल है वो 70%, वो क्या है, वो यहाँ पे इंटरव्यू के मार्क्स तो अलग निकाल ही लिए मैंने। अब जो भी मार्क्स मेरे आए हैं, 180 आए हैं आपके मार्क्स, 170 आए हैं, 160, जितने पे भी आपका कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसमें से आप क्या लोगे, 70% मार्क्स अपने इंक्लूड करके चलोगे। वो जो मार्क्स हैं वो इक्वल टू 70% है और 30% आपका अलग यहाँ पे मार्क्स आएंगे। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है एंड फिर इसके अकॉर्डिंग टोटल आपके मार्क्स जो है वो कैलकुलेट होंगे एंड फिर आपकी कट ऑफ बनेगी पीएचडी के लिए। तो ये 30% मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है, ये 30 मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है। ये जो 70% मार्क्स हैं आपके नेट के, ये 180 170 में कुछ खास फर्क नहीं लाएंगे, है ना, 2 से 3 नंबर का फर्क आएगा। पर अगर इंटरव्यू में आपने अच्छा परफॉर्म किया और 30 में से आप 20 नंबर ले रहे हो, दूसरा जिसने 180 नंबर लिए थे उसके सिर्फ 8 नंबर आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली जिसके 20 नंबर आए हैं वो आगे निकल जाएगा और उसी अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये मत सोचो कि नेट हो गया तो हमारा तो क्या ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने रिसर्च पेपर को अच्छे से फ्रेम करो, है ना, पेपर तो क्या प्रपोजल होगा, उस प्रपोजल को अच्छे से बनाओ, उसको रेडी करो, उससे एसोसिएटेड क्वेश्चंस को समझो कि क्या क्या इस पे काम हुआ है, आपने क्या सोचा हुआ है,
क्या क्या क्वेश्चंस वहां से फ्रेम हो सकते हैं। बेसिक रिसर्च पढ़ के जाओ जो आप पेपर 1 में पढ़ते हो। पेपर 2 अगर आपका कॉमर्स है तो ऑब्वियसली कॉमर्स में और भी बहुत सारे पेपर होते हैं जिनमें रिसर्च आती है, वो रिसर्च पढ़ो। टेस्टिंग का थोड़ा आइडिया लेके जाओ, क्या टेस्टिंग होता है, कौन सा किस तरीके से यूज होता है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च, वो सारी चीजें आपको जो है हेल्प कर जाएंगी। तो ये चीज अपने दिमाग से निकाल देना। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि मैम पीएचडी वालों को तो क्या ही बेनिफिट होगा। तो बेनिफिट यही है जो पहले था, बस एक चीज यहाँ पे की गई है कि जो हमारा रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट था उसको हटा दिया गया है। और क्या ये चीज हटा दी गई है? हाँ, अभी जो है बीएचयू ने भी नोटिफिकेशन निकाला था कि हम जो है जो एनटीए रिजल्ट देगा नेट का, उसी के बेसिस पे सिलेक्शन करवाएंगे, है ना। और बाकी यूनिवर्सिटीज भी हैं, वो भी इसी वेट में है कि कब जो है रिजल्ट आए और उसके बाद हमारे पीएचडी फॉर्म्स आउट हो। एंड कुछ यूनिवर्सिटीज ने अपने पीएचडी फॉर्म्स आउट कर दिए हैं, जहां पे जो प्रीवियस टाइम में कर चुके हैं अपना एग्जाम क्लियर नेट जेआरएफ, वो अप्लाई करो। जिन्होंने लास्ट ईयर किया था वो अप्लाई करो, ठीक है। और जिनका अब होगा और विद इन दी टाइम बीइंग अगर आपका रिजल्ट आ जाता है और एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है तो आप लोग वहां पे एडमिशन ले सकते हो। ये चीजें भी अभी हो रही हैं, है ना। तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि आपको दो मार्क्स दो जो है वो पेपर नहीं देने पड़े। पहले क्या होता था कि जो बच्चे नेट नहीं निकाल पाते थे, ना जेआरएफ निकाल पाते थे और बहुत कम मार्जिन से रह जाते थे, उनको फिर दोबारा जो है रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के लिए फाइट करना पड़ता था। अब वो आपको नहीं करना पड़ेगा, इससे आप बच रहे हो। हाँ, जिनका पीएचडी में भी स्कोर नहीं आ रहा और वो नहीं हो रहे हैं सिलेक्ट, तो उनके लिए तो है कि आप नेक्स्ट टाइम जो है दोबारा ट्राई करो, ऑब्वियसली, क्योंकि आप बहुत कम स्कोर कर रहे हो। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बता देती हूँ, वो क्या है, वो ये है कि अगर आपने पीएचडी स्कोर किया और आपने नेट किया, तो यानी कि सेकंड और थर्ड कैटेगरी में अगर आपने क्वालिफाई किया, तो आपके पास सिर्फ 1 ईयर होने वाला है जिसमें आपको पीएचडी में एडमिशन ले लेना है। बट अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया, है ना, अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में आते हो, तो आपके पास 3 इयर्स का टाइम है जिसके तहत आप जो है एडमिशन ले सकते हो। तो जो बच्चे जिन्होंने 2022 में भी अपना जेआरएफ क्रैक किया था वो भी फाइट कर सकते हैं अभी भी, एंड जो अब पिछले साल क्लियर किए हैं वो भी जो अब करेंगे वो आगे आने वाले 3 साल तक फाइट कर सकते हैं। ये चीज का ध्यान रखना। बट अगर आपने पीएचडी कैटेगरी को क्वालिफाई किया है या नेट को क्वालिफाई किया है तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए तो आप लाइफ टाइम एलिजिबल हो जाओगे। बट अगर पीएचडी में एडमिशन लेना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्कोर, ऑन द बेसिस ऑफ नेट स्कोर, तो आपको 1 साल के अंदर अंदर एडमिशन ले लेना है। अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के एडमिशन फॉर्म्स आउट हुए हैं, होने वाले हैं, तो अभी लो, फिर उसके बाद 6 महीने के बाद होंगे, फिर आप एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ पे ज्यादा समय नहीं है, तो आपको दोबारा पीएचडी के लिए पेपर देना पड़ेगा। अगर आप नेट करके भी जाना चाहते हो तो फिर से पेपर देना पड़ेगा, बट यहाँ पे आपको 3 साल का समय मिल जाता है। ये एक बहुत बढ़िया बेनिफिट है जो जेआरएफ वालों को मिलता है। एक तो स्टाइपेंड भी मिलता है एंड साथ ही साथ टाइम भी मिल जाता है अच्छे से अपने रिसर्च प्रपोजल पे काम करने के लिए। दूसरी चीज कि जो आपका स्टाइपेंड है वो आपको कैसे मिलता है, तो देखो स्टार्टिंग में नहीं मिलता। जब आप पीएचडी में एडमिशन ले लेते हो, आपको जो है टॉपिक मिल जाता है, आप कोर्स वर्क में एनरोल्ड हो जाते हो, तब आप अप्लाई करते हो, ठीक है, कोर्स वर्क आपका स्टार्ट हो जाता है एंड देन आप जो है अप्लाई करते हैं जेआरएफ को अवेल करने के लिए। फिर उसके बाद 2 से 3 महीने तक आपका जो अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में आना स्टार्ट होता है ना। 2 से 3 महीने की इकट्ठे स्टाइपेंड आपको मिलती है एंड फिर रेगुलर स्टाइपेंड आपको मिलना शुरू होता है। एंड आफ्टर 2 इयर्स जब आप जेआरएफ कर लेते हो, आफ्टर 2 इयर्स आपका गाइड जो है आपको एसआरएफ बना देता है, सीनियर रिसर्च फेलो बना देता है, जहां पे आप फिर एसआरएफ के लिए अप्लाई करते हो और आपका जो स्टाइपेंड अमाउंट है वो बढ़ जाता है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, ध्यान देना। यहाँ पे हमारे पास अब एक चीज आती है कि मैम जिन्होंने सिर्फ नेट किया अब उनका क्या होगा, उनको कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगा क्या? तो ध्यान दो, एक तो होता है कि जिस डिपार्टमेंट में, जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो उनकी भी कुछ स्कीम्स होती हैं इंटरनल, आप वो पता कर सकते हो। दूसरी चीज जो है यहाँ पे जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाते हैं, जो यहाँ पे थोड़ा सा जो है फाइनेंशियली वीकन होते हैं, तो उनके लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है वो डिफरेंट यहाँ पे स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है। जैसे कि नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट, तो ये जो शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये हमारे पास फेलोशिप आती है। फिर उसके बाद नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसीज एंड नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सनल विद डिसेबिलिटी, तो इनके लिए जो है इन कैटेगरीज के लिए अलग से स्कॉलरशिप जो है वो दी जाती हैं।
तो इन केस आपका JRF नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और इनके तहत जो है आप ले सकते हो स्टाइपेंड, ठीक है। बट यहाँ पे जो है आपको क्या करना होगा, जो ये फेलोशिप लेना चाहते हैं उनको भी टेस्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो ठीक है, अगर आप नेट पेपर नहीं दे रहे हो और सोच रहे हो हमारा यहाँ पे हमें स्टाइपेंड मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ये चीज हमारे पास रहती है। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ यही आपके साथ डिस्कस करना था कैसे सिलेक्शन होगा। तो डोंट थिंक कि हमारा तो सिलेक्शन कहाँ ही होगा, आपको एक पेपर से बचाया गया है, किसके द्वारा, जो हमारे NTA हैं उनके द्वारा, UGC के द्वारा, कि अब आपको रिसर्च एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा और आप एक बार PhD स्कोर अपना लेके अपने आप को 1 साल के लिए फ्री कर सकते हो। आपको हर 6 महीने बाद फिर वो पेपर देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो हमें नुकसान दिख रहे हैं, बट मैं आपको बोलूंगी नुकसान नहीं है, फायदे भी हैं। तो थोड़ा पॉजिटिव साइड अगर आप देखोगे तो आपके लिए एप्रोप्रिएट टाइम आपको मिल जाएगा अभी आने वाले 1 साल के लिए। अदरवाइज आप जो है एक बार पेपर देते, होता नहीं होता तो, बट आपको उसी टाइम पीरियड पे अपना रिसर्च प्रपोजल तैयार करना होता, तो यू नेवर नो कि आपका सिलेक्शन होता या नहीं होता। तो आप ये नहीं सोच सकते कि मेरा तो हो ही जाता, अगर हो ही जाता तो अब भी आप ले सकते हो, 1 साल का टाइम आपको मिलेगा। तो डोंट थिंक कि हम 1 महीना लेट हो चुके हैं, ये सोचो कि मुझे अब 1 महीने की जगह 6 महीने एक्स्ट्रा भी तो मिल रहे हैं अपने रिसर्च प्रपोजल पे काम करने के लिए। अगर आपको इतना ही बिलीफ है कि आपका हो जाएगा सिलेक्शन, तो अगले बार हो जाएगा, है ना। बट मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, आप बोलोगे कि मैम ये बोलना बहुत आसान है, जो कि एक्चुअल में बोलना आसान है, पर ये जो रिसर्च की जर्नी है इट इज नॉट लाइक कि ये एक बारी का काम है, ये 4 से 5 साल आपको डिवोट करने हैं, और वो प्रीशियस 4 to 5 years जहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें हैं जो झेलनी पड़ती हैं बेसिकली। तो इसके लिए जो है अच्छे से तैयारी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आई विश एंड आई होप कि आपने जो है अपना रिसर्च पेपर पे काम करना शुरू कर दिया होगा, कि इन केस जैसे ही हमारे पास रिजल्ट आता है हम अप्लाई कर सकते हैं तुरंत, क्योंकि यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस वेट नहीं करेंगे, वो अपने जो है बिल्कुल एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट तुरंत कर देंगे। तो इसके लिए जो है तैयार हो जाओ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। आई विश एंड आई होप कि आप सभी का रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चीजें आपको मिले, एंड सभी का रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा ही होगा। जैसा भी होगा हमें कुछ ना कुछ सिखाने वाला है और आगे बढ़ना है हमें रिजल्ट के बाद, है ना। और जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि मुझे तो दोबारा तैयारी करनी है, या जिन्होंने अभी बस ऐसे ही पेपर दिया था, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, वो ये है कि आपके लिए क्लासेस जो हैं वो स्टार्टेड हैं। टाइम टेबल है मेरा मंडे टू फ्राइडे 7 बजे कॉमर्स की क्लास होती है, कॉमर्स स्पॉटलाइट चैनल पे, ठीक है, ये चैनल आपको याद रखना है YT पे। एंड फ्राइडे एंड सैटरडे पेपर 1 की सुबह 9 बजे जो है मेरी क्लास रहती है, 9 AM पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, DI आपको करवाती हूँ। एंड क्योंकि रिजल्ट आ रहा है तो JRF अड्डा ने इसी उपलक्ष्य में आपके लिए 20% का डिस्काउंट ऑफर भी दिया है। अगर आप थोड़ा सा रिवीजन में चूक रहे हो तो क्रैश कोर्स आपके लिए आने वाला है, मॉक टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से डिजाइन हो रही है, 20% डिस्काउंट आप ले सकते हैं एंड अपना सिलेक्शन जो है वो इंश्योर कर सकते हैं। जून 2025 के लिए भी अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो अभी से ही सिलेक्शन जो है उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, अभी से ही बैच में एनरोल हो जाओ कि क्लासेस जो हैं वो बहुत जल्द आपके लिए स्टार्ट हो जाएंगी, और तभी के तभी आपको यहाँ पे सारी चीजें दिखाई देंगी कि किस तरीके से एक प्रॉपर पैटर्न में आपको पढ़ाया जा रहा है, कैसे आपके लिए फाउंडेशन बैच आता है, फिर उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस होते हैं, फिर आपके लिए जो है मॉक टेस्ट आते हैं, हैंडबुक्स आपको मिल जाती है, क्रैश कोर्स आता है लास्ट में। तो कंप्लीट तैयारी जो है आपको करवाई जाती है एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो भी आपको बताई जाती है कि कैसे आफ्टर UGC नेट और JRF आप जॉब ले सकते हो, कैसे अपनी जो करियर है उसको एडवांस कर सकते हो, पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हो, एंड किस तरीके से नई नई चीजें जो है उनको जरूर ट्राई कर सकते हो एंड उनसे कुछ नया अचीव कर सकते हो। तो वो सारी चीजों के साथ जो है आपके लिए मेहनत इस चैनल पे की जाती है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। लास्ट में बस यही बोलूंगी, रिजल्ट जैसा भी होगा बहुत बढ़िया होने वाला है। कैसा रहा रिजल्ट जरूर बताना, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और ऑल द वेरी बेस्ट यही बोलूंगी अभी तो, और अच्छे से नींद लो बढ़िया, और कल रिजल्ट आ रहा है या परसों रिजल्ट आ रहा है तो बी प्रिपेयर्ड एंड बी रेडी फॉर नेक्स्ट, है ना, कि आगे क्या। तो आगे के लिए मैंने बता दिया, रिसर्च प्रपोजल में बढ़िया जान डाल दो। आज सुबह भी मैंने जो है सेशन लिया था कॉमर्स स्पॉटलाइट पे, उस पे चैनल पे मेरे रेगुलर सेशंस होते हैं। और साथ ही साथ एक और जाते जाते चीज बता दूं, HPSC की वैकेंसी आ रही है, जिनका भी नेट क्लियर होगा या JRF क्लियर होगा मिस मत करना। देयर आर वेरी हाई चांसेस की री एप्लीकेशन हो, है ना, दोबारा फॉर्म्स आउट हो एप्लीकेशन के लिए।
अगर ऐसा होता है तो ये चांस आपके लिए अल्टीमेट चांस होने वाला है, अच्छे से तैयारी कर लो। और HPSC के लिए भी जो है बिल्कुल आपके बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो HPSC के लिए MCQ बैच जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। कब से? वो हम स्टार्ट कर रहे हैं 25 अक्टूबर से। वीकेंड बैच आपके लिए होने वाला है जिसमें आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सब करवाए जाएंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, एक एक चीज को बिल्कुल अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। कॉमर्स के लिए भी बैच है, इंग्लिश के लिए है, ज्योग्राफी हिस्ट्री के लिए है। तो आप सभी को ये सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।